नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। और रविवार की सुबह है, इसलिए विशेषकर आप सबका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद भी। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे उनके साथ जुड़ लेते हैं और जिस विषय पर आज बातचीत करना चाहते हैं, उसका संबंध उनके अपने शहर से भी है। तो अनुपम जी के साथ जुड़ते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। कल तो महामानव युग पुरुष कुछ भी कहिए कि जो प्यार बाँटते घूम रहे हैं पूरे देश में और दुनिया भर में भी घूमते हैं, बहुत रहस्यमय दौरे होते हैं। ऐसे महामानव राहुल गांधी आपके शहर प्रयागराज में थे। प्रयागराज में क्या-क्या ज्ञान बाँट कर के गए हैं? थोड़ा-सा रोशनी डालिए साहब हमारे दर्शकों के लिए। सब ज्ञान तो उनका वही पुराना है जो लेकिन देखें बड़ी बात ये थी कि बड़ी भीड़ थी सर। कार्य उनका एक क्लोज़ डोर मतलब एक ऑडिटोरियम में उनका प्रोग्राम था, खुले में नहीं था और ज़ाहिर है कि उसमें बैठने वालों की संख्या 400-500 ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसमें बड़ी भीड़ थी, ज़्यादातर लोगों को बाहर रुकना पड़ा। और पहली बात तो ये कि उनकी जो भीड़ थी, उसमें आप मान के चलें 80 प्रतिशत एक मुस्लिम समुदाय से थी। अखिलेश यादव के कान खड़े होने चाहिए। मतलब लेकिन मुस्लिम समुदाय का वोट भी बड़ा क्लियर है साहब। उनको ना अखिलेश से मोहब्बत है, ना मुलायम से, ना लालू से, ना कांग्रेस से, ना किसी से, ना किसी से। जो भाजपा को हरा सके, जो भाजपा को परास्त कर सके, जो मोदी को रोक सके, जो योगी को रोक सके, वो उनका तो बड़ा क्लियर है। बहरहाल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव भी है साहब। और जिस क्षेत्र में कल वो बोल रहे थे, इलाहाबाद संसदीय सीट, उसमें 40 साल बाद कांग्रेस सांसद जीते हैं उज्ज्वल रमन सिंह। उज्ज्वल रमन सिंह अभी तक समाजवादी पार्टी में पिता पुत्र थे, रेवती रमन उज्ज्वल रमन अभी कांग्रेस में आ गए और उनको कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन से उनको जीत मिली। 40 साल पहले इसी सीट पे अमिताभ बच्चन जीते थे साहब, हेमवती नंदन जी, जी। लोहना को हराकर। तो अब उनकी बस वही सब बातें बेसिर पैर की कि मिस इंडिया में मुझे दलित नहीं मिलते, पिछड़े नहीं मिलते। पिछड़ा पिछड़ा भूल गए, तो दलित और आदिवासी बता रहे थे। तो अब वो मिस इंडिया में भी साहब दलित और आदिवासी ढूंढ रहे थे और लोग उनकी बातों पे ताली पीट। पहली बात एक मोटी चीज समझ लें, राहुल गांधी के फॉलोअर कौन है? राहुल गांधी के फॉलोअर राहुल गांधी को फॉलो नहीं करते। राहुल गांधी के फॉलोअर बस मोदी और भाजपा के विरोधी हैं। आप सोचिए उनकी बड़ी मजबूरी है कि उन्हें राहुल गांधी को फॉलो करना पड़ रहा है। मतलब इस झक में कि साहब मोदी के खिलाफ जाना, भाजपा के खिलाफ जाना, हिंदुओं के खिलाफ जाना है कुछ लोग, तो वो किसी को भी फॉलो कर लेंगे। वो राहुल गांधी को फॉलो करते हैं और उनसे जैसे बात भी करें आप कार्यक्रम के बाद, तो अजीब अजीब, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट ना सही पर बंदा दिमाग से तो ना सही उतना, दिल से तो बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह, इस तरह की सफाई देते हैं। तो वहाँ पे पत्रकारों का भी बड़ा एकदम फिक्स मामला था, किसने सवाल पूछना है, किसने नहीं पूछना है, क्या सवाल पूछना है, सब एकदम क्लियर था। तो वो कहते हैं कि मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, पूरे देश में कहते हैं, और पूरे देश में आज तक एक पत्रकार ने उनसे नहीं पूछा कि 3 अरब रुपए खर्च करा के 8 साल पहले सिद्धारमैया ने, आपकी सरकार ने जाति जनगणना कर्नाटक में कराई थी, दूसरी बार उनकी सरकार है, वो जाति जनगणना का डेटा क्यों नहीं रिलीज कर रहे? कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि टैक्स पेयर के पैसे का अपनी ही सरकार में तुम जनगणना करा के बैठे हो, उसको तुम रिलीज, जाति की जनगणना तो फिर केंद्र सरकार करा सकती है। जाति सर्वे नाम देते हैं इसको, जैसे कि नीतीश कुमार ने कराया। तो जब तुम खुद ही सर्वे करा के बैठे हो, जिस एक्सरे की तुम बात कर रहे हो, वो एक्सरे तुम स्वयं करा कर बैठे हो, तो भैया एक छोटी सी बात है कि उसका डेटा ही तो रिलीज करना है, और उस पर तुमने 3 अरब रुपए भी खर्च किए, 300 करोड़। तो 300 करोड़ रुपया खर्च करके तुम अपना, अच्छा उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछता, कोई सवाल नहीं पूछता। कभी कभार भीड़ भाड़ में एक सवाल हो जाता है, जैसे रायबरेली में हो गया साहब, वो कोलकाता वाली बात यहाँ मत करो, डाइवर्जन है। कलकत्ता की बात मैं रायबरेली में नहीं करूंगा, सोचें, कलकत्ता की बात ये रायबरेली में नहीं करेंगे।
हिंडनबर्ग बस की कर सकते हैं, जो 7 देखिए, समंदर पार है। कह तो रहा हूं कि साहब वो विदेश में बैठ के भारत में पेट्रोल छिड़कने की बात कर सकते हैं, पर कलकत्ता की बात रायबरेली में नहीं करेंगे। तो इसी तरह के उनकी उलझुल बातें। और मिस इंडिया में ओबीसी नहीं मिल, दलित नहीं मिलते और आदिवासी नहीं मिलते। और मैंने पूरी मिस इंडिया की लिस्ट निकाल के देखी है। मेरी राजनीति खत्म हो जाए तो भी मैं सर्वे करा के रहूंगा, मोहब्बत की दुकान अल्पसंख्यक खोलूंगा। अल्पसंख्यक भी नहीं मिलते। अल्पसंख्यक भी नहीं मिलते। अल्पसंख्यकों के लिए तो एक महिला ने इससे उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा हमला तो मुसलमान औरतों पे ही है। सीधे उन्होंने मन से कहा। तो सब कमाल की बात है। मुस्लिम औरतें जिनको ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई गई, जिनको हलाला से निजात दिलाई गई, जिनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जिनको कई शादियों से बचाया जा रहा है, जिनकी शादी की उम्र तय की जा रही है कि बचपन में शादी ना हो पाए, जिनके लिए इतना कुछ हो रहा है, जिनको हर योजना दी जा रही है। अभी मैं देख रहा था उसमें महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना में साहब क्या मुस्लिम महिलाओं का क्या हुजूम था, क्या हुजूम साहब। पकड़े नहीं, मतलब संभाले नहीं संभाला, इतनी मुस्लिम महिलाएं लाडली बहना बन के उमड़ पड़ी। तो मैंने इस पर ट्वीट भी किया कि साहब इनका नजरिया एकदम साफ है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो पैसे मिलेंगे, कांग्रेस जीती तो ताकत मिलेगी। तो भैया चलो रजिस्ट्रेशन करा लो। अच्छा, जब ये जाति जनगणना कराएँगे तो घर-घर, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली, कॉलोनी में जाकर के वो जाति जनगणना वाले क्या पूछेंगे परिवार के लोगों से? यही पूछेंगे ना कि कौन जात हो? तो यही सवाल तो अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पूछ लिया था कि भई जो जाति की बात कर रहे हैं, वो अपनी जाति नहीं बता रहे हैं, उनको खुद की जाति का पता नहीं है। अब सर इस पे पहले भी बात हो चुकी है। अखिलेश यादव जो पत्रकारों की जाति पूछते हैं, जो नेताओं की छोड़िए पत्रकारों की जाति पूछते हैं, जो लुटेरों की जाति पूछते हैं, वो अखिलेश यादव जो अपनी जाति हर मंच पे बताते हैं मैं यादव हूं, वो अखिलेश यादव चिल्ला के पूछ रहे थे जाति कैसे पूछा। सर क्या ही जवाब दिया जाए साहब। मतलब जैसे लग रहा है कि एक हम मतलब एक एक मैं अपने चैनल पे एक प्रोग्राम करता हूँ लोकतंत्र का नृत्य। वो मैंने इसलिए लिया, किसी जमाने में वेस्टर्न मीडिया ने हमारे चुनाव को डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। तो मुझे लोग वहां कमेंट करते हैं कि साहब ये लोकतंत्र का नृत्य के बदल के इसको लोकतंत्र का नंगा नाच कर दे साहब आप। मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी कोई कोई भी कुछ भी कह रहा है। कोई उससे सवाल करने वाला नहीं कि भाई तुमने ऐसा नहीं ऐसा कैसे कहा, ऐसा नहीं ऐसे कैसे कहा। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। मतलब आम आदमी जानता है कि कौन आदमी क्या कह रहा है, लेकिन फिर एक बात है आप इसको जान लें कि साहब एक एक चीज तो उन्होंने पकड़ ली है कि साहब जैसे नरेंद्र मोदी लगातार 10 साल से एक बात कर रहे हैं कि साहब विकास करेंगे, एक की जगह 15 एम्स देंगे, आईआईटीज बढ़ा देंगे, मेडिकल कॉलेज बढ़ा देंगे, सड़कें हवाई जहाज बढ़ा देंगे, ओवर ब्रिजेस बढ़ा देंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी कर देंगे, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर देंगे, स्पेस में भेज देंगे, पनडुब्बियां नहीं खरीद लेंगे, रफाल ले लेंगे और सब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। उनको समझाया कि इन सब बातों का सिर्फ एक जवाब है, जाति क्या होगी, कौन जात हो। 3 शब्दों में हर बात का एक जवाब आ जा रहा है साहब। और एक बात तो आप माने कि वो साहब हमारी ऐसी फॉल्ट लाइन है कि आप वहां पे भाजपा अभी परास्त दिखती है। इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूं। नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं। हकीकत ये है कि साहब ओबीसी मतलब जो लोग कहते हैं कि पहले इनकी जाति ओबीसी नहीं थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि पहले यादव भी ओबीसी नहीं थे, कुर्मी भी ओबीसी नहीं थे। सब 90 के दशक में आप देखें ना कि जब आप सरकार आपको ओबीसी माना तो माना। बहरहाल तो आप नरेंद्र मोदी को ओबीसी को कहते हैं अपने आप को। उसके बाद आपको कुर्मियों के वोट के लिए अनुप्रिया पटेल के पास जाना पड़ता है, जाटों के वोट के लिए जयंत चौधरी के पास जाना पड़ता है, राजभर के वोट के लिए ओम प्रकाश के पास जाना पड़ता है, निषादों के वोट के लिए संजय निषाद के पास जाना पड़ता है, सैनियों के वोट के लिए दारा सिंह चौहान के पास जाना पड़ता है। मतलब आपको हर जाति के छत्रप के आगे सरेंडर करना पड़ता है।
कुर्मी मतलब मौर्य कुशवाहा वोट के लिए आपको केशव मौर्य को हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाना पड़ता है, तो हर वोट फैक्टर के आपके आगे आगे आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो ये जाति है कि जाति नहीं वाली बात है, और ये बात राहुल गांधी और विपक्ष ने बहुत अच्छे से समझ ली है, और जिसे कहना चाहिए कि एकदम जाति के मुद्दे पे एकदम नंगा नाच हो रहा है, लाइक इट और हेट इट। जब जब ये प्रयागराज या दूसरी जगहों पर जाकर के इस तरह की बात करते हैं, उसके 1-1.5 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से किसी को क्या मीडिया के सामने आकर के ये नहीं बताना चाहिए देश को कि जवाहरलाल नेहरू के क्या सद्विचार थे आरक्षण को लेकर के, जातियों को लेकर के? जो रिपोर्ट्स आई थी उनका इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने क्या हश्र किया था, और राजीव गांधी के भी क्या सद्विचार थे, वो बार-बार नहीं बताना चाहिए पब्लिक को? बिल्कुल बताना चाहिए, आईटी सेल को भी काम करना चाहिए, प्रवक्ताओं को भी अपना काम करना चाहिए, किसी हद तक करते भी हैं, उतना प्रभावी नहीं हैं। कल ही जब राहुल गांधी आए प्रयागराज में, तो वो प्रमोद तिवारी, मोना मिश्रा, अजय, मतलब कुल मिला के जितने 5 लोगों ने उनका स्वागत किया, जो 5 लोग उनके साथ मंच पे मौजूद थे, पाँचों ब्राह्मण थे। हाँ, 5 उनमें के 5 पांडे जी, ब्राह्मण, कोई पांडे 5 के जी, कोई मिश्रा जी। जी। 5 के 5 ब्राह्मण थे, 5 के 5 ब्राह्मण थे। तो ठीक है साहब, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल आप ब्राह्मणों के साथ रहिए, आपका बस चले तो आप एकदम ज एकदम ब्राह्मण टोला में बैठ जाइए। लेकिन फिर वहाँ से ये सब ड्रामे वाली बातें ना करें आप, ये बस बात सिर्फ इतनी है। तो लेकिन वो कर रहे हैं उनसे, और उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है साहब। तो कल वो, मतलब एक चीज़ और मैं देख रहा था, कोई उनसे ये भी नहीं पूछता एक सवाल। कल वो यहाँ बैठ के नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, मम्मी जी से लेके, पापा जी से लेके, बहन जी तक की बात की उन्होंने। किसी ने उनसे नहीं पूछा कि साहब जहाँ पे आप ये सभा कर रहे हैं, यहाँ से केवल 1.5-2 किलोमीटर दूर आपके दादाजी भी लेटे हुए हैं। कभी वहाँ जाएँगे आप? यहीं पे फिरोज़ गांधी दफ़न है। तो यहीं फिरोज़ जहांगीर गांधी की मज़ार है, कब्र है। तो कब उसमें आप क्यों नहीं जाते? कब जाएँगे? किसी की हिम्मत नहीं है पूछने साहब। पिछली बार तो उन्होंने केवल जाति-जाति की बात करके अपने रोड शो में एक पत्रकार को पिटवा दिया था। बाद में पत्रकार ही ओबीसी निकला। तो फिर से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी की फॉलोइंग राहुल गांधी का फॉलोइंग नहीं है। राहुल गांधी के पीछे चलने वाले कुछ लोगों को मोदी से दिक्कत है, कुछ लोगों को भाजपा से दिक्कत है, कुछ लोगों को हिंदुत्व से दिक्कत है, तो कुछ लोगों को हिंदुओं से ही दिक्कत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी के पीछे चलना कबूल किया है। अभी आपने जिक्र किया था कि साहब रायबरेली में जब कलकत्ता पर सवाल पूछ लिया गया तो कहने लगे कि आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस विषय पर यहाँ आया हूँ, जिस घटना पर यहाँ आया हूँ, उसी पर फोकस रखना चाहता हूँ। बंगाल रेप कांड पर सिर्फ एक ट्वीट राहुल गांधी का, और कांग्रेस की तरफ से भी बस एक ही बयान आया था। आपने कर्नाटक का जिक्र किया साहब। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, ये आंकड़ा सरकार की तरफ से आया है। उस पर ये जबान नहीं खोलते हैं। दिल्ली में बैठ कर के वो किसानों के बहुत बड़े हमदर्द बन जाते हैं, किसानों के अलग-अलग गुटों को पार्लियामेंट में बुला कर के अपने दफ्तर में बातचीत करते हैं। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? साहब, वो तो शिव भक्त बनते हैं, वो तो राम भक्त बनते हैं, पर राम मंदिर जाने से इनकार कर देते हैं। तो उसको आप क्या ही करेंगे। वो तो कश्मीर में कहते हैं कि कश्मीर वालों से मेरा खून का रिश्ता है। अपने को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं, और कश्मीरी ब्राह्मणों के जनसंहार, एकदम नरसंहार के कांग्रेस साक्षी रही है, कभी उस पे एक शब्द नहीं निकलता। आप सोच के देखें, जब आप अपने खून के वालों के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। हालाँकि देखिए, मैं बार-बार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी विफलताओं में से एक ये भी रहा कि कुछ बड़े काम के आदमी थे जिनको वो हैंडल नहीं कर पाए। जैसे अरुण शौरी। तो आपके पास कोई ऐसा ऐसा हिस्टोरियन मिलेगा नहीं। मैं अपने हर शो में कहता हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ कि
एमिनेंट हिस्टोरियंस और हिंदी में इसी की एक हिंदी अनुवाद भी है। ज़रूर हर आदमी को पढ़ना चाहिए। आपको ये पता चलेगा कि किस तरह एक झूठ और एक फ़रेब पिला के हमको 70 साल पाला गया है। मोदी सरकार अभी तक उसको बदलने की कोशिश करी, पूरी तरह बदल नहीं पाई है। दूसरा आदमी जिसको मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को ठीक से हैंडल कर लेना चाहिए, तो सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए भाई, ठीक है वो मोदी को गाली देता है, लोग उससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बंदे ने काम तो गज़ब किए। जिस समय कांग्रेस सरकार राम सेतु को तोड़ने पे आमादा थी, वो जाके बंदे ने कोर्ट में उसको रोक दिया। जिस नेशनल हेराल्ड मामले की बार-बार भाजपा ज़िक्र करती पर मुकदमा नहीं करती, बंदे ने उस पे भी इन लोगों के खिलाफ राहुल और सोनिया दोनों को कटघरे में नहीं खड़ा कर दिया, गिरफ्तारी करा दी। तो कल उन्होंने बहुत सही राहुल को घेरा। उन्होंने कहा जब ये कहते हैं कि मेरा कश्मीर से खून का रिश्ता है, तो ये अपने कश्मीरी पंडित के जीन्स का हवाला देते हैं। तो साहब इनके अंदर मिनिमम 50% खून तो इटली का भी है। तो ये इटली के कब कहेंगे कि मेरा खून से रिश्ता है? तो इस भाषा में और इस तरीके से, इस अंदाज से और बात समझें। ओंकार जी, आप सीनियर हैं मेरे, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी जो भाषा बोल रहे हैं, राहुल गांधी की जो शैली है, मोदी कांप रहा था, मोदी भाग रहा था, उनको जवाब सुधांशु त्रिवेदी नहीं दे सकते, उनको जवाब नरेंद्र मोदी भी नहीं दे सकते, उनको जवाब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग ही दे सकते हैं, जो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये तो नशा लेते करते हैं, ये तो ड्रग्स लेते हैं, इनका ड्रग्स वहां से आता है, वहां वो तो ड्रग्स की मात्रा तक बताते हैं, वो तो सोनिया का पूरा डिटेल बताते हैं। तो इनका तो साहब जवाब फिर बता रहा हूं आपको, सुब्रमण्यम स्वामी ही दे सकते हैं। और कल भी उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। रही बात राहुल गांधी की अपने उसकी, तो आप जानते ही हैं कि बड़ा सेलेक्टिव उनका अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है कि ज्यादातर बातें उनको समझ में भी नहीं आती। ये उनके साथ एक ये बड़ी स्ट्रेंथ है कि उनको अपना क्रिटिसिज्म या अपने खिलाफ सवाल या अपनी बातें उनको लगता है अब समझ में भी नहीं आती। तो एक तरह से आप इसको उनकी ताकत समझ सकते हैं, ताकत इन द सेंस कि जब आदमी घिर जाता है तो फिर उसका मोरल डाउन हो जाता है, उसको बोलना मुश्किल हो जाता है। राहुल अपने को घिरा मानते ही नहीं। राहुल को ज्यादातर चीजें फॉलो ही नहीं करते। तो आप अपनी बात कहती रहिए, वो अपनी बातें कहते रहिए। साहब ये बंगाल में जिस तरह की हाल में हिंसा हुई है, तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट को लेकर के इनकी भूमिका पर एक ढाका के ही बहुत जाने-माने पत्रकार ने कुछ खुलासे किए हैं कि तारिक रहमान के साथ इनकी लंदन में मुलाकात हुई, इन्होंने रजामंदी दी, फिर एक पूरा नेक्सस था, जमात थी, बीएनपी थी, कट्टरपंथी थे, वो सब इकट्ठा हुए और डीप स्टेट था अमेरिका और पाकिस्तान का, इन सब ने मिलकर के शेख हसीना का तख्ता पलट दिया। 5 अगस्त के बाद बंगाल में जो कुछ हुआ है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, उनकी माँ, बहन, बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उनके अपहरण हुए हैं, उन पर तरह-तरह के प्रेशर डाले गए हैं, उनके धर्म स्थलों को तोड़ा गया है। राहुल गांधी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक भी शब्द नहीं बोला। 8 अगस्त को जब मोहम्मद यूनुस ने कार्यकारी के रूप में शपथ ग्रहण की, 9 बजकर के कुछ मिनट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी और करीब 11 बजे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। दोनों के ट्वीट में एक बुनियादी अंतर था। नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं और जो माइनॉरिटी है उसकी सुरक्षा के लिए उनसे कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं का या माइनॉरिटी का जिक्र तक नहीं किया। और जब चुनाव आते हैं तो ये हिंदू बन जाते हैं, ये जाकर के हनुमान मंदिर में पूजा भी करने लगते हैं। कहा तो यहाँ तक गया है, दावा तो यहाँ तक किया किया गया है कि ये हिंदू नहीं हैं, ये कैथोलिक हैं और ये विदेशों में चाहे म्यांमार की यात्रा के समय या इटली की यात्रा के समय चर्च में प्रार्थना करते हुए देखे गए हैं। तो ये चुनाव के समय हिंदू बन जाते हैं, कश्मीरी पंडित बन जाते हैं, दत्तात्रेय बताते हैं और वैसे इनके विचार ये हैं कि हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है पड़ोस में, उस पर नहीं बोलेंगे। फ़िलिस्तीन में कुछ हो रहा है, हमास के साथ कुछ हो रहा है, तो ये भी बोलेंगे, कांग्रेस भी बोलेगी, इनकी बहन जी भी बोलेंगी।
मैं तो फिर कह रहा हूँ ना साहब कि बोला तो उन्होंने बहुत मुद्दों पे नहीं, वो तो कल कश्मीर में खड़े होके कह रहे थे कि मैंने वाजवान खाया, मुझे वाजवान खा के बहुत मजा आया। वाजवान में बीफ पड़ता है, उसमें चिकन मटन के अलावा बीफ भी पड़ता है। बीफ, उसके बीफ, बिना बीफ के वाजवान बनता नहीं। वो तो खुलेआम खड़े वो कह रहे हैं कि साहब मैं बीफ खा रहा हूँ। बिगाड़ लीजिए जो बिगाड़ना है। आप समझ नहीं रहे ना कि उनकी जो फॉलोइंग है मेरिट पे नहीं है। उनकी फॉलोइंग ये सोच के नहीं जा रही कि राहुल क्या कह रहे हैं, राहुल क्या नहीं कह रहे, राहुल सही कह रहे हैं, राहुल गलत कह रहे हैं। वो जो फॉलोइंग है वो इसलिए जा रही है कि साहब हमको मोदी के खिलाफ एक आदमी चाहिए, जो शख्स नहीं, अपने को आपकी हिंदू बात बता रहा है, जनेऊ पहुंच पहन रहा है और फिर कह रहा है मैं बीफ खा रहा हूँ। ये छोटी बात नहीं है। ये राहुल गांधी ने पहली बार खुल के बीफ खाने की घोषणा की है। आप सोचिए आदमी कहां तक जा रहा है, आदमी कहां तक जा रहा है। मेरा इसमें सवाल छिपा हुआ ये है कि हिंदू कब समझेगा इस चीज को? अब हिंदू बात समझने वाली नहीं है। हिंदू को राहुल गांधी तो बाद में समझ में आएंगे, मोदी तो बाद। हिंदू तो अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ रहा है ना सर। हिंदू तो अपने अस्तित्व को ही नहीं समझ रहा है। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है, पाकिस्तान का उदाहरण सामने है, कश्मीर का उदाहरण सामने है, बंगाल का उदाहरण सामने है। पर वो बात करेगा तो मेरी जाति के नेता ये, उसकी आगे नजर नहीं आता। दलितों में एक कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, जय मीम जय भीम। जोगेंद्र नाथ मंडल की स्टोरी पहले बड़ी दबी छुपी हुआ करती थी, आज घर घर लोग जोगेंद्र नाथ मंडल को जान रहे हैं। पाकिस्तान में दलितों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में दलितों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, बंगाल में दलितों के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, कश्मीर में आज तक दलितों को आरक्षण नहीं दिया गया था, मोदी ने दिलाया। एएमयू में नहीं दिया गया, और ये जामिया में नहीं दिया गया। उसके बाद भी वो कह रहे हैं सब जय भीम जय मीम। तो उनका अपना एक आपने फिर समझे ना, उन्हें वो मुस्लिम परस्त नहीं है, उन्हें मुस्लिम से मोहब्बत नहीं है। उन्हें उन्हें उनको बस बेसिकली एक दिमाग में घोल के पिला दिया गया है कि साहब वो आरएसएस तुमको मिटाना, आरक्षण छीन लेना चाहती है वगैरह। और आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसपे आप मान कर चलें कि वो शब्द कहते ही जैसे भड़क जाते हैं लोग। लेकिन एक मोटी सी बात सुन ले साहब, मेरा अपना मानना है कि देखिए, बात कहते हैं कि साहब महाराष्ट्र में बदलापुर, देखिए बदलापुर और कोलकाता का अंतर समझें, बदलापुर और कन्नौज का अंतर समझें, बदलापुर और भदरसा का अंतर समझें। मैं हमेशा कहता हूं कलयुग है, क्राइम होता था, क्राइम होता है, क्राइम होता रहेगा। अंतर सिर्फ इतना आता है कि साहब मुख्यमंत्री ये कहता है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, मुख्यमंत्री ये कहता है माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और मिला के दिखा भी देता है। बदलापुर में कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार उसको कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रही है, क्राइम सीन को मिटाने के लिए गुंडे नहीं भेज रही है लोगों को। मतलब जो आदमी सोशल मीडिया पे बोल रहा है उसको पुलिस महाराष्ट्र की नोटिस नहीं दे रही है। आप कलकत्ता से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, नंगा नाच हो रहा है। तो देखिए बात ये नहीं है भाई कि आप क्राइम ही खत्म कर देंगे। भाई क्राइम तो किसी राज्य में कभी एकदम सिरे से नहीं खत्म हो सकता ना। ऑर्गेनाइज क्राइम आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य स्वभाव है, लोग अपनी बीवियों की हत्या कर रहे हैं, बच्चों की कर रहे हैं, लोग अपने माँ बाप की, भाई बहन की हत्या कर रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? लेकिन आप उन्हें उन्हें न्याय दिला सकते हैं, आप उनको उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। क्राइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ओंकार जी सरकार का रिस्पॉन्स। सरकार का रिस्पांस आपको कन्नौज में नजर आता है, सरकार का रिस्पांस आपको भदरसा में नजर आता है, सरकार का रिस्पांस आपको बदलापुर में नजर आता है, और सरकार की गुंडागर्दी आपको कोलकाता में नजर आती है। देयर लाइज द डिफरेंस। अंतर सारा इस बात का है। कांग्रेस का साबिक ट्वीट में देख रहा था अनुपम जी, ये देखिए इन्होंने लिखा है, लिख कर रख लो, जाति जनगणना होगी, सोशल इकोनॉमिक सर्वे होगा, इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा, आरक्षण में 50% की सीमा खत्म होगी। मेरा प्रश्न ये है, सर इसके पहले कि आप प्रश्न करें, मैं प्रश्न भी सुन लेता हूं, पर मैं इसको एक बार फिर से दिखाएं सर। जी, सर लिख जातिगत कर रख लो का जनगणना सर हो। मेरा जवाब सुन ले सर। जातिगत हम्म। जनगणना कांग्रेस सरकार के कर्नाटक में हो चुकी है। सोशल इकोनॉमिक सर्वे कांग्रेस सरकार के कर्नाटक में हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल सर्वे कांग्रेस सरकार पे कर्नाटक में हो चुका है।
आरक्षण में 50% की सीमा कांग्रेस सरकार कर्नाटक में खत्म कर चुकी है। डेटा डिक्लेयर करो भाई। और मेरा सवाल ये है, इससे आगे का सवाल है साहब, और इसी पर एक बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं। मनमोहन सिंह ने किसको रोका था? मनमोहन सिंह को किसने रोका था? पीवी नरसिम्हा राव को किसने रोका था? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को किसने रोका था? ये चारों चीजें उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं कराई? बात ये नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं कराई, बात है कि 25 साल से राहुल गांधी राजनीति में, उनको अब जाके ख्याल आया है 1 साल से। 24 साल को राहुल गांधी को किसने रोका था? यूपीए सरकार में सोनिया को किसने रोका था? मतलब वो जो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना के बैठी थी, जिसमें क्रिश्चियन थे, मुस्लिम थे, योगेंद्र यादव जैसे प्रकांड विद्वान थे, उनको किसने रोका था? आप तो इतने पराक्रमी थे कि आप अपने प्रधानमंत्री के अध्यादेश लाके जनता में फाड़ देते थे। आपको आपको कौन रोक सकता था साहब? आपको कौन रोक सकता था? लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि इनकी सारी चीज एक्सपोज्ड है। राहुल गांधी स्टैंड एक्सपोज्ड। हर शख्स को मालूम है कि वो क्या है, कैसे हैं और क्यों है। लेकिन जब हमको एक आदमी चाहिए, कोई बेहतर मिल जाएगा तो उसके साथ चले जाएंगे साहब। कोई बेहतर राष्ट्रीय स्तर पे मिल नहीं रहा है। एक बार मैं साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता से बात की, बहुत बड़े नेता साहब, क्या बोलूं। उन्होंने कहा, हमने कहा साहब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। 50-55 चुनाव आप लोग को हरवा चुके हैं, आप लोग गांधी परिवार का पल्ला कब छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा साहब कोई मिला होता तो हमें आपकी सलाह की जरूरत होगी ना, हम आपको पहले ही छोड़ चुके होते। हमारे हमें इनसे कोई रिश्तेदारी है कि मोहब्बत है? हम भी तो मजबूरी में ही इनके साथ हैं। हमारे पास एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग पहचानते हो, जानते हो। मुझे याद है बीबी विद्या सुब्रमण्यम हिंदू में डिप्टी एडिटर हुआ करती थी, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको याद हो तो। वो प्रयागराज में हमारे पास आया करती। तो एक दिन बताने लगी क्या कि मैं चेन्नई गई थी, तो वहां पे वो मेरे यहाँ जो झाड़ू पोछा औरत करती है, तो मैंने उसको मोदी का फोटो दिखाया था। मोदी सरकार को आए 3-4 साल बाद मोदी का फोटो दिखाया, मैं कहीं इनको जानते कि नहीं जानते। राहुल गांधी का फोटो दिखाया, कहा इनको जानते। तो इसको समझे ना कि एक मोदी को आप कुछ सालों से जानते हैं, राहुल गांधी को आप 77 सालों से जानते हैं। इतनी राहुल की उम्र नहीं, बल्कि 80-90 साल से जानते हैं। वो मोतीलाल नेहरू के जमाने से एक पूरी कड़ी का हिस्सा है, एक पूरी कड़ी है उसका। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो एक पूरी कड़ी का हिसाब। तो नए दो आ गए प्रियंका के, आपने देखा हुआ हर रैली में खड़े रहते। उनको भी आगे ला रहे हैं वो। बिल्कुल आ रहे उनका भी साहब, नाम बिल्कुल आ नाम परिवर्तित हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा की जगह राजीव गांधी बीच में नाम दिया गया है, तो वो भी तैयारी मुझे है। तो कभी कभी लगता है साहब, वो जो ब्रिटेन में करते हैं, चार्ल्स वन, चार्ल्स टू, पंच, वो किंग जॉर्ज वन, किंग जॉर्ज टू, किंग जॉर्ज थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इन लोग ऐसे क्यों नहीं करते सर? हमको समझ ही नहीं आ रहा है। इन लोग को तो अपने नाम रख, नेहरू वन, नेहरू टू, नेहरू थ्री, नेहरू फोर, नेहरू फाइव, नेहरू सिक्स। हमारे जॉर्ज पंचम आए थे ना, तो यहाँ भी नेहरू पंचम आ जाते, उसमें क्या दिक्कत? नेहरू से इतना लगाव नहीं है जितना गांधी नाम से इनको लगाव है एक्चुअल में। गांधी नेहरू कर लें साहब, गांधी कर लें, गांधी नेहरू कर लें। तो इनको लगता है कि वो ऐसा ब्रांड नहीं है कि जो इनको आगे बढ़ाएगा। पर मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं साहब। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार में भी 240 सीटें मिली हैं। इतनी कुल मिलाकर के इंडी अलायंस के सारे घटक दलों को नहीं मिली है, उनको कुल 232 सीटें मिली हैं, सबको मिला करके। टीएमसी, डीएमके, एसपी, कांग्रेस, जितने भी छोटे मोटे दल हैं सबको मिला करके 232 सीटें मिली हैं। 240 सीटें लेने वाले और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी तो कमजोर हैं। उनके तो कंधे इनको ढीले दिखाई देते हैं। और ये तीसरी बार भी भारत की जनता के द्वारा रिजेक्टेड राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। ये कौन सा ये कौन सी फिलॉसफी है साहब? अगर दर्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो तो। ये दर्शन नहीं साहब, राजनीतिक दर्शन है। और राजनीतिक दर्शन ये है कि जहाँ पे
ये पश्चिम बंगाल में जीरो सीट्स लाए और सेलिब्रेट कर रहे थे मोदी हार गया, भाजपा हार गई। पश्चिम बंगाल के आपके बंगाल के अध्यक्ष ने कहा, बाकायदा बयान दिया कि भाई किस बात का सेलिब्रेट कर रहे हो, हम जीरो हो गए, इस बात का सेलिब्रेट कर रहे हो। ये वही राजनीतिक दर्शन है। आज देखिए, मैं देख रहा था उन्होंने वो जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हुआ करते थे पश्चिम बंगाल से, क्या नाम है उनका? प्रिय रंजन दास मुंशी। नहीं, अभी चुनाव हार गए, अरे साहब, अच्छा, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने आज बयान दिया है साहब। आज उन्होंने बयान दिया है कि कपिल सिब्बल को ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए, बहुत बिल्कुल। गलत हो रहा है। उन्होंने खुल के बयान दिया है। लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस को बंगाल में पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, तब तक राहुल नाराज हो गए, गांधी परिवार है, सोनिया नाराज हो गई। कारण समझिए, फाइनली अधीर रंजन चौधरी को हटा भी दिया गया। कारण समझिए आप। कारण ये है साहब कि पहली बात तो अधीर रंजन चौधरी के लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबक है साहब। वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र से जीत रहे थे, मुसलमानों के लिए सब तरह से उन्होंने सारी योजनाएं कर डाली, सिर्फ और इसलिए जीत रहे थे क्योंकि उनके खिलाफ कभी कोई मुसलमान लड़ा नहीं। हजारों किलोमीटर दूर से एक मुस्लिम है, यूसुफ पठान आके सामने खड़ा हो गया, अधीर रंजन हार गए। एक सेकंड में आपको अपनी हैसियत पता चल गई। जहां एक मुस्लिम आके सामने खड़ा हुआ, आपका पूरा मुस्लिम वोट बैठा, आपने अपनी हैसियत देख ली। तो वो थोड़ा बहुत कायदे की बात करने की कोशिश करते हैं, तो गांधी परिवार उन पे चढ़ा जाता है। क्यों चढ़ा जाता है? उनका कहना, हमको मतलब नहीं है कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस जिंदा हो या मरे, हमको इस बात से भी मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली में केजरीवाल हमारी पार्टी को खा जाए, हमको पंजाब से भी मतलब नहीं कि आम आदमी पार्टी ने हमारी पार्टी को अपदस्थ कर दिया, हमें कहीं से, हमको अखिलेश यादव से कोई दिक्कत नहीं जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में हमें समाप्त कर दिया, हमें लालू यादव से दिक्कत नहीं जिन्होंने बिहार में समाप्त कर दिया। आप समझिए सर, बहुत ध्यान से कह रहा हूँ और आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूँ, ये राजनीति नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है, इसको समझे। प्रायोरिटी कुछ और है, प्राथमिकता कुछ और है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नाशे हराड़ वाले मुकदमे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन कोर्टों जहां से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को राहत मिल जाती है, उन दोनों को नहीं मिली। ये इतना ओपन एंड शट केस है, इतना सिंपल मामला है, जो मैंने कई प्रोग्राम किए हैं। ये राइट नाउ अभी सबसे बड़ी उनकी जो प्राथमिकता है कि कांग्रेस खत्म हो जाए, दिल्ली में कांग्रेस को खा जाए केजरीवाल, बंगाल में खा जाए ममता, उत्तर प्रदेश में खा जाए सपा, बिहार में खा जाए लालू, लेकिन कोई तरह मोदी को रोको, भाजपा को रोको, सब लोग मिलके हम एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाएं, लेकिन भैया इनको रोको। क्योंकि उनको डर सबसे ज्यादा है कि गांधी परिवार के जो लीडिंग 2 मेंबर तो जेल जाने की नौबत आ गई है। आप जाके उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े। अब बदतमीजी की लिमिट देखिए, उनका मैनिफेस्टो क्या, फारूक अब्दुल्ला का 1953 के पहले वाली स्थिति लाएंगे। 1953 के पहले वाली स्थिति, जहां पे कश्मीर को मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जहां कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, अपना झंडा वही उसी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके लिए परमिट सिस्टम है, जहां कश्मीर जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसी में आपने गिरफ्तार करके जान से मार दिया। जो शख्स कहता था कि ये एक देश में एक दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान वापस लाएंगे। हम कश्मीर में फिर से आपको आने से पहले फारूक अब्दुल्ला से परमिट कोटा लेना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम फिर से पाकिस्तान। अरे साहब, आप जाके उनके साथ खड़े, और एक शख्स नहीं है, एक कांग्रेसी में हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ ले कि सर किसके साथ खड़े हैं। वो आदमी सीधे सीधे कश्मीर को काट के अलग देश बना रहा है, पाकिस्तान में मिला रहा है, और आप उसके साथ खड़े हैं। तो बात इसकी नहीं है, बात फारूक अब्दुल्ला की नहीं है, ममता की नहीं है, अखिलेश की नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, केजरीवाल की नहीं है। बात यह है कि किसी तरह मोदी को, भाजपा को रोको, किसी तरह रोको, क्योंकि इनकी अपनी जान पे बनी है। और इनके पीछे जो जनता है, उसको उसको भी राहुल गांधी से मतलब नहीं है। वो भी कि मोदी को, भाजपा को रोको। उसमें से कुछ जनता ऐसी जिसे मोदी से प्रॉब्लम है, कुछ जनता ऐसी से भाजपा से प्रॉब्लम है, कुछ जनता को हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को हिंदुओं से ही प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को देश से भी प्रॉब्लम है। तो ये वैसे लोगों का एक जमात है इनकी। रही बात 2024 की, तो हर चुनाव, हर प्रोग्राम में आपको याद दिलाता हूं, एक बार फिर याद दिला दूं कि 2024 कांग्रेस पार्टी के पूरे 125 साल के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार थी।
सबसे बड़ी हार इनकी 125 साल में 2014, फिर 2019 नंबर 2, फिर 2024, लगातार 3 बार आप 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाई। इनके राजनीतिक जीवन की तीसरी सबसे बड़ी हार थी, जिसको ये सीना पीट के कह रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया। और मोदी अकेले उतनी सीट लेके आए जितना बाकी देश के सारी पार्टी विपक्षी लेके नहीं आए, और ये अपने इनको हारा हुआ बता रहे हैं। तो साहब फिर वही है जो पुरानी लाइन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अनुपम जी, चलते-चलते मैं एक टिप्पणी इस पर भी चाहूँगा। आमतौर पर वैदेशिक नीति जो होती है, जो सरकार तय करती है, राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रख कर के वो तय होती है। और जो भी गवर्नमेंट सेंटर में होती है, जिस भी पार्टी की होती है, उसकी जो विदेश नीति है वो सर्व स्वीकार्य होती है। उसमें कुछ इफ एंड बट नहीं होती है। विपक्षी दलों की तरफ से कोई ऐसी उसमें बातें नहीं होती हैं। अगर कुछ मतांतर हैं तो वो जाकर के वो बात करनी होती है, और जो भी विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री है, और अपने मन की बात वहाँ कही जाती है, मीडिया में नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इनकी बहन जी फिलिस्तीन पर, हमास पर आंसू बहाती हैं, इजराइल का विरोध करती हैं। कल प्रयागराज में राहुल गांधी का एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन चले जाते हैं, रूस चले जाते हैं, अपने आप को सुपर पावर बताते हैं। क्या इस तरीके से सुपर पावर बन जाता है भारत? ये जो नरेंद्र मोदी पर हमला करने के चक्कर में भारत पर हमला करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी की यूएन भी तारीफ कर रहा है, अमेरिका का विदेश विभाग भी कह रहा है कि मोदी की यूक्रेन यात्रा बहुत अहम साबित हो सकती है, अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने मुझे नई दिल्ली दौरा करने का आमंत्रण दिया है और मैं जल्दी से जल्दी वहां आना चाहूंगा ताकि कोई रास्ता निकले, शांति स्थापित हो, तो नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भी इनकी सुलगी हुई है। इतनी नफरत। थोड़ा सा सर इसमें चेंज करना चाहूंगा। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी पे प्रहार करने के चक्कर में वो भारत के खिलाफ हो गए? मुझे तो कभी कभी ईमानदारी से लगता है कि नरेंद्र मोदी पे तो बाई चांस प्रहार है। विपक्ष का ज्यादातर निशाना तो भारत ही नजर आता है सर, भारत ही नजर आता है। उन्हें भारत में कुछ भी अच्छा होता वो आप अपील नहीं कर रहे सर। आप चंद्रयान से मंगलयान, कोई भी चीज, खेल, मतलब आप देखिए आपकी हॉकी टीम जीती, 5 लोग और मेडल जीते, आपको उनसे मतलब नहीं। आपको उस लड़की से मतलब है जो लगातार तीसरे ओलंपिक में हारी, जिसने लगातार 3 ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं लिया, 2 बार डिस्क्वालीफाई हुई। आप उसको हीरो बनाते हैं, उसके लिए भारत रत्न मांगते हैं। जो लोग मेडल जीत के आए, नीरज चोपड़ा, बाकर वगैरह, उन सबसे आपको कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना ही देना नहीं। कभी भी लगता है निशाना तो भारत है, नरेंद्र मोदी तो यूं ही बीच में आ रहे हैं। तो मतलब एक ये अजीब सी एंटी नेशनल सी मेंटालिटी है। और ये वही देश है जहाँ पे भारतीय सेना जब दुश्मनों से लड़ने बॉर्डर पे जाती है तो लोग रास्ते में पत्थर चलाते थे। ये वही से देश है जहाँ पे ऐसे तमाम चीजें हुई, मैं क्या ही बोलूं साहब। तो रही बात राहुल गांधी की, तो उन्हें कश्मीर से रिश्ता नजर आता है, और गाजा पट्टी से रिश्ता नजर आता है। उनको कभी हिंदुओं से रिश्ता नजर नहीं आता। वो उनको कभी हिंदुस्तान से रिश्ता नजर नहीं आता। बहुत बहुत दिक्कत वाले समय से साहब हम लोग भी गुजर रहे हैं। एक चलते चलते दो बातें। एक तो साहब जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम 1953 से पहली वाली स्थिति लाएंगे। एक बार इस पे भी बात करें कि साहब 1953 से पहले वाली स्थिति थी क्या, जिसको लाने बिल्कुल। का विचार हो रहा है और जिसके लिए राहुल गांधी हामी भरी है। और दूसरे, अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि साहब, बहुत पहले मैंने सुना था कि साहब, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और नहीं समझे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।
बहुत सही बात कही है। और जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था और कांग्रेस के दोगलेपन की रिसर्च कर रहा था कि कब-कब क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या इन्होंने नहीं किया है और कब-कब क्या-क्या कहा है, तो मैंने ऐसे ही गूगल पर जाकर के दोगलेपन पर शायरी तलाश करने की कोशिश की साहब। और मुझे कुछ शेर मिले और एक शेर मैंने गढ़ा फिर, थोड़ा बहुत टैलेंट मेरे में भी है। तो जो शेर मुझे वहाँ मिले दोगलेपन पे, एक तो ये मिला कि झूठी-मूठी बातें करके सबका दिल बहलाते हैं, मौके पर धोखा देते, दोगले वो कहलाते हैं। दूसरे जो एक शेर मिला वो मुझे मिला कि दिल में धोखा, होठों पे मुस्कान होती है, दोगले लोगों की यही पहचान होती है। एक तीसरा शेर मिला, मतलब से है मित्रता, मतलब से है प्यार, भरा दोगलों से पड़ा स्वार्थी ये संसार। और जो मैंने गढ़ा है साहब, वो है कि भरी है नफ़रत दिल में, दिमाग में जनाब के, भरी है नफ़रत दिल में, दिमाग में जनाब के, मगर ज़ुबान पे मोहब्बत की दुकान होती है। क्या बात है सर! क्या बात है! क्या बात है! और बात सिर्फ़ राहुल गांधी तक नहीं है, हमें देखना चाहिए चारों तरफ। सिर्फ़ राहुल गांधी तो सिर्फ़ उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुँह रेत में दबा कर बैठे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं सब। एक और आपके प्रोग्राम को मैं भी एक शेर से ही ख़त्म कर दे रहा हूँ साहब कि बर्बाद जी, गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ताँ क्या होगा? रविवार को हम इतनी निराशावादी बातें नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसा माहौल है, नहीं, नहीं सर, उसमें एक इसके मिनट, नहीं, अलावा 1 मिनट आप 1 मिनट। आप आपके प्रोग्राम का 1 मिनट और लूँगा। वास्तव में आपने सही पॉइंट आउट किया। निराशा का कोई मतलब नहीं है, इसको एक पॉज़िटिव चीज़ से ख़त्म करते हैं कि न कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बिल्कुल हम सही। हैं, हम यहीं रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, हम आगे जाएँगे। ये सब छोटे-मोटे चैप्टर हमारे इतिहास में पहले भी आए हैं, आगे भी आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्रा जी जुड़ने के लिए थैंक यू और सर। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और नमस्कार। सभी दर्शकों का भी बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है सभी को। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, जॉइन करें। और अनुपम मिश्रा जी का भी घूमता आईना चैनल है, बहुत सारे लोग देखते हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो घूमता आईना पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे विषयों पर बोलते हैं, जरूर देखें जा थैंक करके। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।